हेलो एवरीवन। डेली करंट अफेयर्स में आज हम 29 जुलाई का करंट अफेयर्स देखेंगे। और पीडीएफ मटेरियल आपको यूथ पावर एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो आप टेलीग्राम चैनल पे जाकर ज्वाइन कर लीजिए। और साथ ही साथ यूट्यूब पे आपको डेली करंट अफेयर्स के वीडियो मिलेंगे। तो यूट्यूब पे चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। और जीएस पेपर्स की बात कर लें हम, तो जनरल स्टडीज के जो भी पेपर हैं, यूपीएससी के पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, उनके जो जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स रहते हैं उसे पेपर वाइज हम डिस्कस करते हैं। और सबसे पहले जो है वो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स आपको बता दिए जाते हैं, उसके बाद कुछ पे डिटेल में डिस्कशन किया जाता है। और जो इम्पोर्टेंट है, जिनको रीड करना मस्ट है, उन्हें आप जो है वो जरूर से पढ़ लिया करिए, क्योंकि वो उनसे क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में आएंगे। और आज की अगर हम बात कर लें 29 जुलाई की, तो आर्ट आर्ट और कल्चर से काफी सारे आर्टिकल्स हैं। जैसे कि प्रधानमंत्री मोदी जी तमिलनाडु गए थे, तो चोला डायनेस्टी का उन्होंने प्रेज किया। और वहां पे राजा चोल और राजेंद्र चोल वन दोनों के नए जो है वो मूर्तियां स्थापित किए जाएंगे। और सेलिब्रेशन चल रहा है कि कैसे जो है वो उस टाइम पे चीजें बेहतर थी चोला साम्राज्य में, और क्या हम मॉडर्न टाइम में उनसे क्या क्या सीख सकते हैं अपने एडमिनिस्ट्रेशन को बेहतर बनाने के लिए। और साथ ही साथ जो है वो उनका जो मिलिट्री सिस्टम था वो भी काफी डेवलप्ड था। आर्किटेक्चरल चीजें काफी अद्भुत थी, जैसे बहुत बड़े बड़े मंदिर बने जो आज भी हजारों साल भी बाद भी जो है वो उसी तरह से हैं। तो ये सारी जो है वो उनसे हमें प्रेरणा मिलती है। फिर इसके अलावा गावरी फेस्टिवल है, जो कि भील कम्युनिटी के द्वारा मनाया जाता है। और इसके अलावा एक शाओलिन टेम्पल का नाम आया है, जिसमें कि कुछ कंट्रोवर्सी हो गई है वहां के जो प्रीस्ट है उनको लेके। ये बेजिंग चाइना में है। फिर इसके अलावा जीएस पेपर 2 की बात कर ले, तो 5 सालों में जो नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी है उसमें क्या क्या अचीवमेंट हुए हैं, क्या क्या चीजें हो चुकी हैं, क्या नहीं हो पाई हैं। फिर इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में अभी याचिका दायर की गई है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जो इलेक्टोरल रोल है उसका जो एक्सरसाइज चल रहा है बिहार में, वहां पे आने वाले समय में चुनाव होने वाले हैं अक्टूबर के महीने में। तो उसको लेके फिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है आधार और एपिक को लेके। फिर इसके अलावा क्राउड मैनेजमेंट से रिलेटेड एक आर्टिकल निकला है कि कैसे जो है वो जो ऐसे दर्शनीय जो रिलीजियस साइट्स हैं उन पे जो है वो हमें प्रॉपर सिस्टम को मेंटेन करना पड़ेगा, ताकि लोगों को किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो और इस तरह की दुर्घटनाएं बार बार ना हो। क्योंकि अभी 2 दिन पहले मनसा देवी टेम्पल हरिद्वार में जो स्टैम्पेड हो गया था और उसमें 7-8 लोगों की मृत्यु हो गई थी। और अभी कल उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में भी मंदिर में इसी तरह की घटना हुई है और उसमें काफी लोग इंजर्ड है और वहां पे भी 2 लोगों की मृत्यु हुई है। फिर इसके अलावा महाराष्ट्र का स्पेशल पब्लिक बिल, इसको लेकर है कि ये कैसा है क्या है, तो इसे हम थोड़ा सा डिटेल में देख लेंगे। फिर श्रीनगर में 3 टेररिस्ट को मार गिराया गया है। एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन चला है और इसको ऑपरेशन महादेव नाम दिया गया है। और माना जा रहा है कि पहलगांव हमले में जो आतंकवादी शामिल शामिल थे उनका इनसे कहीं ना कहीं लिंक है। और डोकलाम है वहां पे ये घटना जो है वो हुई है। फिर इसके अलावा जापान और इंडिया का चाइना हाई स्पीड रेलवे नेटवर्क को लेके शिंकानसेन जो है वो बुलेट ट्रेन इंडिया में चलने की बात हो रही है। और अहमदाबाद से मुंबई के बीच जो है वो हाई स्पीड रेलवे नेटवर्क बन रहा है। और उम्मीद है कि 2029 तक ये नेटवर्क जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसके अलावा इंडिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम में एक प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्वमेंट की बात है, जिसमें कि हैवी वाटर को बनाने का काम जो है प्राइवेट कंपनी के द्वारा किया जाएगा। तो ये हम देख लेंगे। फिर इसके अलावा कुछ एनवायरमेंट साइट्स जो हैं जो केमिकली कंटेमिनेटेड हो चुकी हैं, उनको लेके कुछ नए रूल्स आए हैं। साथ ही साथ नून रिवर है यूपी में, इसके रिजर्वेशन का काम किया गया है। इंटरनेशनल रिलेशंस की बात कर लें, तो थाईलैंड और कंबोडिया में सीज फायर लागू हो गया है। फिर चाइना का जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, जो डैम बन रहा है तिब्बत में ब्रह्मपुत्र रिवर पे,
उससे रिलेटेड आर्टिकल है कि उसके क्या क्या जो है वो इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं इंडिया के लिए और बाकी जो लो रिपेरियन कंट्रीज है उनके लिए। साइंस टेक्नोलॉजी की बात कर लें तो कल नासा और इसरो का निसार सैटेलाइट जो है ये लॉन्च होगा और ये GSLV-16 के द्वारा ये लॉन्च होगा, तो इसको हम डिटेल में देख लेंगे। फिर स्पोर्ट्स में कल इंडिया के लिए काफी अच्छा दिन रहा और इंडिया की ही दो फाइनलिस्ट जो है वो खेल रही थी वर्ल्ड वुमेन कप और उसमें दिव्या देशमुख जो है वो विनर के तौर पर उभरी हैं और ये 19 वर्षीय खिलाड़ी हैं, तो ये काफी एक बड़ा अचीवमेंट है। तो अगर हम सबसे पहले देख लें तो चोलाज डायनेस्टी को लेके कि अभी ये 2-3 दिन से काफी न्यूज में है और एक पॉलिटिकल मैसेज भी देने की कोशिश की गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा और ये तमिलनाडु की अपने गए थे विजिट पे यात्रा पे और वहां पे इन्होंने एनुअल वहां पे समारोह एक फेस्टिवल मनता है आदि थिरुवा थिरई फेस्टिवल और ये जो फेस्टिवल है ये नाम इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। और इसके अलावा गंगई कोंडा चोलापुरम ये जो चोला डायनेस्टी थी उनका ये कैपिटल सिटी था। तो वहां पे और भी इवेंट्स हुए और राजेंद्र चोल का 1000वां एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया गया, बर्थ एनिवर्सरी। साथ ही साथ साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में जो उनका नेवल एक्सपेडिशन चला था उसको उसकी भी बातें कही गई और दोनों ही ये जो रूलर्स थे इनके स्टैचूज बनेंगे और इनकी लेगेसी को रिमेम्बर याद रखा जाए ताकि और इंडिया जो है वो अपने जो इतिहास है उससे जुड़ सके और किस तरह से हम जो चोला रूल्स थे उनसे जो है लेसन्स ले सकते हैं क्योंकि उनका वाटर मैनेजमेंट सिस्टम उनका टैक्स रेवेन्यू लैंड रेवेन्यू कलेक्शन ये काफी अच्छा था, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल पे आधारित था और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी काफी हुआ। बृहदेश्वर टेम्पल बना उस टाइम पे जो कि 1000 पुराना है और इतने साल हो गए और उसके कई सारे अर्थक्वेक वगैरह इन्होंने देखे लेकिन आज भी उसी तरह से खड़े हैं। तो क्या कारण रहा है कि इस तरह से ये टेम्पल्स बने और ये जो मॉडर्न जो बिल्डिंग टेक्निक्स है उनको बढ़ाने के लिए इन पे स्टडी होना बहुत जरूरी है। और इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव अगर देखा जाए तो ये भी काफी इसमें भी सक्सेस थे और इनका वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा था। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो थी वो भी वहाँ पे काफी अच्छी थी। तो ये सारी चीजें बताई गई हैं चोला डायनेस्टी से रिलेटेड और ये जो चोला साम्राज्य है वो लॉन्गेस्ट रूलिंग शासन रहा है इनका। तो ये जो फेस्टिवल है एनुअल फेस्टिवल जो सेलिब्रेट होता है इसे हमें याद रखना होगा आदि थिरुवथिरई फेस्टिवल। फिर नेक्स्ट अगर हम देख लें तो भील कम्युनिटी है मेवाड़ में वो इनका जो है वो 40 दिनों का एक फेस्टिवल चलता है जिसका नाम है गावरी गावरी और ये राजस्थान में ही चलता है और इसमें कई तरह के डांस ड्रामा गाने ये सब जो है वो होते हैं और उनकी डीटी है इनकी आराधना करते हैं गोरखिया माता उनके लिए जो है वो समर्पित समर्पित रहता है। भील की अगर हम बात कर लें तो ये लार्जेस्ट ट्राइबल हैं इंडिया के और ये मानते हैं कि ये भगवान शिव और माता पार्वती गॉडेस पार्वती इनके जो है वो वंशज हैं और वहां पे ये फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है। तो भील ट्राइब जो है ये लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप है इंडिया का और ये अपने ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म्स पिथोरा पेंटिंग्स और इनका जो बीड वर्क होता है उसके लिए ये जाने जाते हैं और ये राजस्थान मध्य प्रदेश गुजरात महाराष्ट्र यहाँ पे ये काफी संख्या में पाए जाते हैं। फिर एक टेम्पल का नाम निकला है शाओलिन टेम्पल और इसके हेड थे हेड हैं शी योंगजिन। तो उनके अगेंस्ट जो है वो करप्शन को लेके और इम्प्रॉपर रिलेशंस विद वुमेन को लेके उनके खिलाफ चार्जेस लगे तो उनको जो है वो देखने जो चाइनीज अथॉरिटीज हैं ये काम कर रही हैं और ये जो शिन योंगजिन है ये वहाँ के काफी फेमस मॉन्क हैं और इन्होंने काफी काम किया है और जो बुद्धिस्ट एसोसिएशन है चाइना का और उन्होंने जो है सब इनका काफी विरोध कर रहे हैं
और ये जो शाओलिन टेम्पल की बात कर लें तो ये एक लॉन्ग और इसका भी कॉम्प्लेक्स हिस्ट्री रहा है, और ये बुद्धिज्म और मार्शल आर्ट से जो है वो जुड़ा हुआ है। तो अगर ये नाम पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए कि ये चाइना का एक टेम्पल है, और उनपे जो उनके जो प्रीस्ट हैं उनपे जो है वो इस तरह के एलिगेशंस लगे हैं। फिर नेक्स्ट अगर हम देख लें तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड आर्टिकल है, और ये एक पूरा जो इंडिया का जो सिस्टम है हायर एजुकेशन और स्कूल एजुकेशन, उसकी पूरी तरह से ओवरहॉलिंग की इसमें बातें कही गई हैं, और ये 2020 में जो है वो इसको लागू किया गया। तो क्या क्या 5 सालों में, पिछले 5 सालों में क्या क्या चीजें हुई हैं, क्या क्या चैलेंजेस अभी भी बाकी हैं जिस पे काम करना है। तो कई चीजें चेंज हुई हैं, जैसे जो स्कूल का करिकुलम है वो 10+2 सिस्टम से चेंज करके इसको फाउंडेशनल, प्रिपरेटरी, मिडिल और सेकेंडरी 4 स्टेजेस में रखा गया है। और नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन, इन्होंने जो है वो हर स्टेज के लिए बताया कि किस तरह का आउटकम होना चाहिए, लर्निंग क्या क्या उसमें चीजें इंक्लूड होनी चाहिए। एनसीईआरटी ने जो है वो नई बुक्स भी जो है वो सब निकाली हैं क्लास 1 से 8 के लिए, जो है नए फ्रेमवर्क पे आधारित, और इसमें जो है वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, ये सारी चीजें इंक्लूडेड हैं। फिर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का एम है कि जो प्री प्राइमरी लर्निंग है उसको यूनिवर्सल बना दिया जाए 2030 तक। और कुछ कुछ नाम है जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है इनको, जैसे कि जादुई पिटारा है, तो ये एक लर्निंग किट है एनसीईआरटी की, तो इसे याद रखिएगा, और ये बच्चों के लिए है। और साथ ही साथ जो है वो कुछ स्टेट में एनफोर्स हो गया है कि मिनिमम एज जो है वो 6 होनी चाहिए फॉर एंट्री इन क्लास 1। इसके अलावा निपुण भारत मिशन ये 2021 में लॉन्च किया गया था, और इसका एम है कि इंश्योर किया जाए कि जो भी चाइल्ड है वो बेसिक उसकी रीडिंग एबिलिटी होनी चाहिए, बेसिक उसकी मैथमेटिकल जो कैलकुलेशंस है उसकी स्किल डेवलप हो जानी चाहिए क्लास 3 तक आते आते। और इसके अलावा हायर एजुकेशन में भी कुछ कुछ चीजें काम हुआ है, जैसे कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, ये 2022 में लागू हुआ, और इसने जो है वो अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन सिस्टम में काफी चेंजेस ले आए हैं। और इसके अलावा आईआईटी मद्रास, आईआईटी दिल्ली, आईआईएम अहमदाबाद, इनके इंटरनेशनल कैंपसेस बने हैं। तो आईआईटी मद्रास का जंजीबार में बना है, आईआईटी दिल्ली का अबू धाबी में, और आईआईएम अहमदाबाद का जो कैंपस है वो दुबई में बना है। और साथ ही साथ बाहर की यूनिवर्सिटीज भी जो है वो इंडिया में आएंगी, और अभी यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एम्पटन ये रिसेंटली ओपन हुआ इसका एक कैंपस। और इसके अलावा और भी 2 फॉरेन यूनिवर्सिटीज हैं जिनका की निर्माण होगा गिफ्ट सिटी गुजरात में। और भी फॉरेन यूनिवर्सिटी से जो है वो बातचीत चल रही है। तो ये जो एनईपी है इसका एम है कि कैसे जो है वो इंडिया को वर्ल्ड लेवल पे जो इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है उसको वर्ल्ड लेवल के पार जो है वो बनाना, और इसी के लिए ये काफी सारे चेंजेस जो है वो किए गए हैं। साथ ही साथ अगर हम बात कर लें तो सीबीएसई अब प्लान कर रहा है कि जो क्लास 10 के स्टूडेंट हैं वो 2 बार एग्जामिनेशन में बैठ सकेंगे। और परख एक यूनिट है एनसीईआरटी का, इसके थ्रू जो है वो आपका प्रोग्रेस कार्ड वगैरह डेवलप किया जाएगा। फिर 3 लैंग्वेज जो फॉर्मूला है इसको लेके थोड़ा विवाद अभी भी चल रहा है, और हिंदी के इम्पोजिशन को लेके बहुत सारे स्टेट्स में विरोध चल रहा है। जैसे हमें पता है तमिलनाडु हुआ, महाराष्ट्र हुआ, यहाँ महाराष्ट्र में तो लागू भी हो गया था लेकिन उसके बाद जो है विरोध के चलते इसको हटाना पड़ गया। फिर टीचर एजुकेशन को लेके भी जो है वो फ्रेमवर्क बन जाना था, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, लेकिन वो अभी तक रिलीज नहीं हुआ है। और इसके साथ जो है वो यूजीसी को का नया सक्सेसर बनना है, हाई एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, तो ये भी अभी ड्राफ्टिंग प्रोसेस में ही है। और अ, इसके अलावा समग्र शिक्षा फंड को लेके भी विवाद है, और
स्टेट्स का जो है ये कहना है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसे स्टेट्स को एड नहीं प्रोवाइड कर रही है जो कि एनईपी फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो इसको लेके भी केसेस अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड जो पिछले 5 सालों में इस पे जो भी काम हुआ है। फिर पिलग्रिमेज सेफ्टी इन इंडिया, एक आर्टिकल है कि कैसे जो है वो क्राउड मैनेजमेंट किया जाए ताकि हाल फिलहाल के दिनों में बहुत सारी स्टैम्पेड की घटनाएं हुई हैं और स्पेशली जो रिलीजियस जगहें हैं, मंदिर हैं, जहाँ पे रिलीजियस गैदरिंग होती है वहां पे इस तरह की घटनाएं अभी बहुत सारी हुई हैं। तो क्या हमें करना चाहिए, किस तरह से इन्हें मैनेज करना चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दा हो गया है आजकल के टाइम पे। और अभी 2 घटनाएँ हुई हैं लगातार। मनसा देवी श्राइन है, मंदिर है हरिद्वार में, वहां पे 8 लोगों की जान गई है और र्यूमर्स फैलाया गया था, मतलब फैला कि पावर लाइन स्टॉप हुई है और उसकी वजह से ये भगदड़ हुई। फिर कल अब शानेश्वर टेम्पल बाराबंकी में है, ये उत्तर प्रदेश में, और यहाँ पे कहा गया कि मंकीज ने जो है वो केबल जो होता है उसको डैमेज किया है, उसके बाद पैनिक हुआ और भगदड़ हो गई। तो इस तरह से काफी लोग जो है वो दोनों ही जगहों पे मारे गए हैं। तो ये देखना होगा कि इस तरह की जो गाइडलाइंस होने के बावजूद इस तरह की ट्रेजेडीज इंडिया में क्यों हो रही हैं। और क्राउड मैनेजमेंट के लिए अगर हम उत्तराखंड की बात कर लें तो यहाँ पे पूरा एक मैनुअल है जिसमें बताया जाता है कि कैसे जो है वो जितनी भी पिलग्रिमेज हैं जैसे 4 धाम यात्रा है इसको कैसे मैनेज करना है, कितने ज्यादा से ज्यादा लोग एक बार में अलाउ करने चाहिए, मेंटेन करने चाहिए रूट्स को कि इस तरह की घटनाएं ना हो। लेकिन फिर भी ये हो जा रही है, तो एक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म की जरूरत है और तभी इस तरह की घटनाओं पे रोक लग सकेगी। और जो दर्शन होता है, रूटीन दर्शन जो होता है उसको मतलब उसमें किसी तरह का सेफ्टी सर्टिफिकेशन नहीं दिया जाता है तो उसे भी देखना होगा। और साथ ही साथ जो है वो वॉलंटियर्स को भी काम करना पड़ेगा, ड्रिल्स भी होनी चाहिए नेशनल नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत, कि जो भी वर्शिप के एरियाज हैं कि वहां पे अगर स्थिति की इस तरह की स्थिति बनती है तो कैसे जो है वो उसको रोका जा सके। और टाइम बाउंड जो है वो जो गैदरिंग इवेंट्स हैं ऐसे उनको भी बहुत ज्यादा गैदरिंग को रोकना चाहिए क्योंकि ऐसे भीड़ में जो है वो पूरी संभावना होती है कि इस तरह की दुर्घटनाएं जो है वो हो सकें। साथ ही साथ नए टेक्नोलॉजीज का भी यूज कर सकते हैं, जैसे लिडार टेक्नोलॉजी है, एआई का भी यूज कर सकते हैं कि कैसे क्राउड डेंसिटी कितनी होनी चाहिए, कितना अलर्ट आ जाए कि अगर इतने से ज्यादा लोग आ जाए तो वहां पे जो है वो फिर अलर्ट आ जाए कि इनको अब रोक दिया जाए और उस पे प्रशासन को पूरा काम करना होगा। और लिडार का मतलब होता है लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग, ये एक रिमोट सेंसिंग जो है वो मेथड होता है। और रिलीजियस गैदरिंग के अलावा अभी हमने देखा था कि बैंगलोर में भी सेलिब्रेशन के द्वारा के टाइम पे भगदड़ मच गई थी, फिर जगन्नाथपुरी यात्रा में भी हुआ था। तो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेट करके इस पे क्वेश्चन आ सकते हैं और इस पे आपको 120 से लेके 200 वर्ड्स तक की मतलब चीज पॉइंट्स पता होने चाहिए कि आप उसको अपने आंसर में लिख सके। तो आप इन सब एग्जांपल्स का यूज भी दे सकते हैं कि कैसे जो ये इनको मैनेज किया जाए, कैसे जो है वो ये इस तरह की दुर्घटनाओं को होने से बचा जाए। फिर डिफेंस की अगर हम बात कर लें तो 3 टेररिस्ट जो हैं वो मारे गए हैं लिदवाज एरिया में श्रीनगर के पास। और आर्मी के द्वारा जो है वो ऑपरेशन महादेव चलाया गया और उसमें माना जा रहा है कि ये जो 3 टेररिस्ट मारे गए हैं इनका पोटेंशियल इन्वॉल्वमेंट रहा था पहलगाम आतंकवादी हमले में। और ये जो एरिया है लिदवास, ये दचिगम फॉरेस्ट एरिया के पास में है और वहां पे इनको इनको जो है वो गिराया गया है। दचिगम अगर हम देख लें क्योंकि ये पूछा जाता है अक्सर कि दचिगम नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो ये जो है वो श्रीनगर से करीब 22 किलोमीटर की दूरी पे है और ये 141 स्क्वायर किलोमीटर का एक एरिया है। और ये इसका जो नाम है इसलिए है, इसका मतलब होता है 10 गांव, दचिगम मतलब कि 10 विलेजेस।
और इसको इसलिए नेम दिया गया था क्योंकि इस पार्क को बनाने के लिए 10 विलेजेस थे जिनको की रिलोकेट किया गया था। और ये एरिया 1910 से ही जो है वो प्रोटेक्टेड एरिया है। और पहले ये महाराज जम्मू कश्मीर के उनके अंतर्गत आता था, फिर बाद में इसका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कंट्रोल ले लिया। तो अभी चूंकि नाम दे दिया है इस ऑपरेशन को, तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। अनदर आर्टिकल है प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्वमेंट से रिलेटेड इंडिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम में। और एक सिग्निफिकेंट स्टेप लेते हुए प्राइवेट प्लेयर्स को भी जो है वो की प्रोसेसेस में इन्वॉल्व किया जा रहा है। और एक मुंबई बेस्ड टीमा इंडिया है, इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है। इसको जितने भी टेस्टिंग इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं फॉर अपग्रेडिंग डिप्लीटेड हैवी वाटर, उसके लिए इनको जो है वो काम सौंपा गया है। और अगर हम देख लें तो ये जो हैवी वाटर का जो डिप्लीटेड हैवी वाटर था उसको अपग्रेड करने का काम ये काफी इंपॉर्टेंट होता है, ये क्रिटिकल प्रोसेस होती है। और ये प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स जो होते हैं इंडिया में उसके लिए जरूरी होता है। पहले इस तरह की टेस्टिंग जो है वो सिर्फ भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में जो है वो इनके द्वारा कंडक्ट कराया जाता था। और इन्होंने कहा है कि इन्होंने अपना जो फैसिलिटी है, टेस्ट फैसिलिटी, इसे पालघर डिस्ट्रिक्ट मुंबई में जो है वो स्टार्ट किया है। और हैवी वाटर की अगर बात कर लें तो ये हैवी वाटर में जो ड्यूटेरियम जो है वो यूज होता है, ये ड्यूटेरियम जो है वो हाइड्रोजन का एक आइसोटोप होता है। और हैवी वाटर नीड टू बी 99% 0.9% प्योर टू फंक्शन इफेक्टिवली। और माना जा रहा है कि इससे जो है वो जो कैपेबिलिटीज हैं वो बढ़ेंगी। और पहला जो इनका बैच है टेस्टेस डिस्टिलेशन कॉलम सेक्शंस, वो जो है वो रवाद भाटा न्यूक्लियर पावर प्लांट जो कि राजस्थान में वहां भेजा जाएगा। और इंडिया का एम है कि जो न्यूक्लियर क्षमता है उसको 100 गीगावाट तक जो है वो बढ़ाया जा सके। इतना जो है इंस्टॉलेशन कैपेसिटी हो जानी चाहिए 2047 तक। करंट की बात कर लें तो इंडिया में 24 ऑपरेशनल न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं। और टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी जो है वो इनकी 8780 मेगावाट है। और इंडिया ने 20,000 करोड़ का न्यूक्लियर एनर्जी मिशन लॉन्च किया है। और इसका एम है स्मॉल मॉलिक्यूलर रिएक्टर्स को डेवलप करना। और स्मॉल रिएक्टर्स की अगर हम बात कर लें तो ये जो कन्वेंशनल रिएक्टर्स होते हैं इनके छोटे फॉर्म होते हैं और इनको कैरी करना काफी इजी होता है। फिर इंटरनेशनल अफेयर्स की बात कर लें तो थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में पिछले 5 दिनों से जो है वो क्लैशेस हो रहे थे, वॉर तक की सिचुएशन बनी हुई थी। तो दोनों ही कंट्रीज ने एग्री कर लिया है कि अनकंडीशनल सीज फायर लागू हो जाएगा। और मलेशिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं अनवर इब्राहिम, उन्होंने कहा कि इस तरह का जो है वो सिग्निफिकेंट जो है वो चेंजेस आए हैं दोनों कंट्रीज के बीच में। और हाल फिलहाल के दिनों में पिछले 4-5 दिनों में काफी लोगों की मृत्यु हुई और बहुत से लोग जो है वो डिस्प्लेस हुए थे। और कंबोडिया की बात करें तो वहाँ के प्रधानमंत्री हैं हुन मनेत, और थाईलैंड के हैं अभी एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर फुमथाम बेचा यागाची। और थाईलैंड में इसके पहले जो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर थी पी शिनावात्रा, उनको हटना पड़ा था क्योंकि थाईलैंड इन पे कुछ आरोप लगे थे कि कंबोडिया के साथ उनकी बातचीत हुई थी वहाँ के पीएम के साथ। और उसके बाद से जो है वहाँ पे लोकल जो है वो उनका विरोध शुरू हुआ था तो उनको हटना पड़ गया था। फिर इनके बीच में भी जो है काफी लंबे समय से जो है वो डिस्प्यूट चलता रहता है, विवाद रहता है बहुत सारी टेरिटरी को लेके। दोनों ही कंट्रीज अपना अपना क्लेम करती हैं। और स्पेशली जो प्रेह विहार मंदिर है, एंशियंट टेम्पल है, ये इसकी टेरिटरी को लेके, इसके आसपास की जो टेरिटरी है उसको लेके दोनों कंट्रीज के बीच में विवाद रहता है। तो फिलहाल के लिए इन दोनों ही कंट्रीज ने सीज फायर लागू कर दिया है। फिर साइंस टेक्नोलॉजी की बात कर लें पेपर 3, तो नासा और इसरो ने अनाउंस किया है कि नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार निसार सैटेलाइट जो है वो जीएसएलवी के द्वारा कल लॉन्च किया जाएगा श्री सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से। और जीएसएलवी F-16 रॉकेट ये इसको लेके जाएगा सैटेलाइट को, और 743 किलोमीटर सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में इसको ये प्लेस करेगा। और ये काफी बड़ा सैटेलाइट है, 2392 किलोग्राम का ये सैटेलाइट है। और इसमें इसने नासा का एल बैंड और इसरो का एस बैंड
दोनों को यूटिलाइज कर रहा है। साथ ही साथ इसमें नासा का 12 मीटर अनफर्लेबल मेश रिफ्लेक्टर एंटीना और इसरो का मॉडिफाइड I-3K सैटेलाइट बस भी इसमें लगा हुआ है, और माना जा रहा है कि इसके सक्सेसफुली लॉन्च के बाद जो क्षमताएं हैं अर्थ को मॉनिटर करने की वो काफी बढ़ जाएंगी। और ये पूरे ग्लोब को, जो ये जो सैटेलाइट है, कैप्चर करेगा अच्छे से। और अगर हल्का सा भी कुछ आइस शीट का मूवमेंट हुआ है, वेजिटेशन डायनेमिक्स में कुछ चेंज हुआ है, तो ये इसको डिटेक्ट कर लेगा। और ये निसार मिशन की अगर हम बात करें तो एक कोलैबोरेटिव एफर्ट है बिटवीन नासा एंड इसरो टू लॉन्च एंड डेवलप डुअल फ्रीक्वेंसी सिंथेटिक अपर्चर रडार सैटेलाइट्स। और इसमें दोनों ही ने अपनी एक्सपर्टीज को जो है वो पे काम किया है। और इससे जो क्षमताएं हैं वो अर्थ को डिटेक्ट करने की ये काफी बढ़ जाएंगी। तो इससे नेचुरल हैजार्ड्स को रोकने में और क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन को, रिसोर्स मैनेजमेंट पे काफी काम हो सकेगा। फिर लास्ट में स्पोर्ट्स से काफी कल इम्पोर्टेंट न्यूज रही हैं। दिव्या देशमुख, इन्होंने वुमेन वर्ल्ड कप चेस चैंपियनशिप जीत ली है। बतूमी जॉर्जिया में ये हुआ था, और ये 19 वर्ष की हैं। इन्होंने फेलो इंडियन कोनेरू हम्पी को जो है वो टाई ब्रेकर में हराया। और ये एक काफी सरप्राइज विन थी, और ये ऐसी पहली महिला तो बनी है, साथ ही साथ ये 88 ग्रैंड मास्टर बन गई हैं इंडिया की, और फोर्थ इंडियन वुमेन बनी है टू अचीव दिस टाइटल फॉलोइंग हम्पी, मतलब कोनोरी हम्पी, डी हरिका एंड वैशाली। और इसके पहले इन्होंने वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप भी जीता था गांधीनगर में। और तो इनकी जो विक्ट्री है ये काफी क्रूशियल है। और इसके पहले विश्वनाथन आनंद, इन्होंने वर्ल्ड कप जीता था चेस का, और इन्होंने 2002 में हैदराबाद में जो है ये अचीवमेंट प्राप्त किया था। वर्ल्ड कप इन चेस जो होता है एक सिंगल एलिमिनेशन टूर्नामेंट होता है, और ये काफी प्रेस्टिजियस अवार्ड, मतलब चैंपियनशिप होता है। इसमें पूरी दुनिया भर के जो चैंपियंस हैं वो खेलते हैं। तो ये आज की सारी इंपॉर्टेंट न्यूज थी। और कुछ जो मैंने बताए थे आर्टिकल्स, उनको आप प्रॉपर तरीके से रीड करिएगा। पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। और ये कि यूट्यूब चैनल को जाके लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और डेली, ताकि आपको वीडियोस ऐसे मिलते रहें।